चलिए, कल हमने पढ़ा था इन्वेंटरी मास्टर्स के बारे में। इन्वेंटरी मास्टर्स में क्या होते थे? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लोकेशन जिसको गोडाउन बोलते थे, और स्टॉक आइटम। इन सभी चीजों का इस्तेमाल स्टॉक आइटम के लिए किया जाता था। स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लोकेशन, ये कल आपको डिटेल में बता दिया गया था। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं टैली में, क्योंकि हम लोग का पिछली क्लास में मास्टर्स खत्म हो चुका था। मास्टर्स में 3 चीजें होती हैं, पहली क्रिएट, दूसरी अल्टर और तीसरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप क्रिएट पे जाते हो तो मास्टर्स में 2 तरह के मास्टर्स होते हैं। पहले होते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स और दूसरे होते हैं इन्वेंटरी मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था? ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर अप कर लिया था। उसके बाद इन्वेंटरी मास्टर्स की बातें हुई थी। इन्वेंटरी मास्टर्स में मैंने सब चीजों को पढ़ लिया था, लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लोकेशंस और स्टॉक आइटम। ये हमारा चैप्टर पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम उसके आगे कदम रखने वाले हैं उसका नाम है ट्रांजैक्शंस। क्या नाम है? ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस का सीधा सीधा अगर हिंदी में मतलब जानना चाहे तो इसको कहते हैं लेन देन। ठीक है, यानी कि लेना देना। बिजनेस में आप देखेंगे कि जब बिजनेस रन करता है, बिजनेस की शुरुआत होती है, तो बिजनेस में किसी भी चीज को बेचा जाता है या किसी भी चीज को खरीदा जाता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट को बेचा जाए या किसी सर्विस को बेचा जाए। अब बात करेंगे सर प्रोडक्ट और सर्विस, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहले होते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं। लाइक अगर कोई कंप्यूटर का शॉप है, कोई जनरल स्टोर्स है, ये सब कुछ ना कुछ गुड्स को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बेच तो रहे हैं लेकिन क्या बेच रहे हैं? वो सर्विस बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैली स्किल्स एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वो आपको टैली की प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है तो वो आपको क्या बेच रहा है? टैली का सर्विस बेच रहा है, ना कि वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। तो टैली स्किल्स की बात करें तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर टैली स्किल्स उसी वक्त आपको बुक्स भी बेचने लगे तो वो जो कहलाएगा ट्रेडर्स कम्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो ट्रेडर्स भी है और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है कि वो आपको सर्विस भी बेचता है और गुड्स भी बेचता है। गुड्स में क्या हो गया? बुक्स, और जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपकी सर्विस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में और कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमें सर्विस बेचता है, एडवोकेट के यहाँ जाते हैं, एडवोकेट हमें सर्विस बेचता है। ठीक है, जो अकाउंटेंट के यहाँ जाते हैं तो वो अकाउंटेंट हमें सर्विस बेचता है। मतलब जहां पर किसी गुड्स की बातें नहीं होंगी वो कहलाएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ट्रेडिंग होने से पहले गुड्स को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पादन होता है, बनाया जाता है। जैसे मान लो कि अगर एक स्केच पेन मेरे को बनाना है, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाया गया जहां पर सारी चीजों को जोड़कर एक स्केच पेन बनाया गया फाइनल गुड्स, यानी कि जहां पर फिनिश गुड्स को तैयार किया जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी गुड्स को अगर कोई बेच और खरीद रहा है तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर ये सारी चीजें। तो हमें ये जानना था कि उस ऑर्गेनाइजेशन को होता क्या है? लेन देन। जैसे हम माल बेच रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। जब माल बेचते हैं या खरीदते हैं तो अगर उधारी पे माल बेची जा रही है तो बाद में उससे पैसा लेना भी है। अगर हम उधारी पे माल बेच रहे हैं तो मतलब खरीद रहे हैं तो बाद में पैसा देना है, अगर बेच रहे हैं तो बाद में पैसा लेना है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लेन देन ही कहलाएंगे भाई, ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होना ना। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। क्या पढ़ेंगे? वाउचर्स कितने प्रकार के होते थे? 2। एक होते थे अकाउंटिंग वाउचर्स और दूसरे होते थे इन्वेंटरी वाउचर्स। क्योंकि वाउचर्स के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को वाउचर टाइप में दी गई थी पिछली क्लास में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स कितने प्रकार के होते थे? 8।
there are 8 types of अकाउंटिंग वाउचर। 8 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। 8 कितने? 8। इसमें आप लोगों को बताया गया था पिछली क्लास में, हम उसी को थोड़ा सा डिटेल में अब चलेंगे। ठीक है, बताया गया था पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट की टैली प्राइम में है F4। दूसरा है पेमेंट वाउचर्स, जिसका टैली प्राइम में शॉर्टकट की है F5। तीसरा है रिसीप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F6। चौथा है जनरल वाउचर्स, जिसका शॉर्टकट की है F7। इस वाउचर्स को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसको कहते हैं मास्टर्स वाउचर्स। अब ये क्या है, जब हम यहां पहुंचेंगे तो चीजों को जानेंगे। पांचवा है सेल्स वाउचर्स, जिसका शॉर्टकट है। छठा है परचेज वाउचर्स। सातवां है डेबिट नोट वाउचर्स, जिसका टैली प्राइम में शॉर्टकट कीज बदला है। ठीक है ना, टैली ERP9 में इसका शॉर्टकट कीज कुछ अलग था। ठीक है, हाँ, यहाँ भी इसका शॉर्टकट की बदला है। यहाँ भी इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F5 और लास्ट क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F6। ये सारे अकाउंटिंग वाउचर्स है। कैसे वाउचर्स हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स, जहां पर हम अपने ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन को क्या करने वाले हैं? रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर इतना सारा अकाउंटिंग वाउचर्स क्यों दिया गया? टैली ने आखिर एक ही वाउचर से काम क्यों नहीं चलाया? तो टैली वाले ने बोला कि देखिए ट्रांजैक्शंस का नेचर अलग अलग होता है। ट्रांजैक्शंस का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लिया जाए कि आप कहीं किसी को पेमेंट दे रहे हैं, यदि पैसा दे रहे हैं, तो आप उसे रिसीव वाउचर लीजिएगा ना, या सेल वाउचर लीजिएगा? रिसीव वाउचर, अगर वो आपको सेल वाउचर देगा तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा सर, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन का नेचर क्या था? अलग था। अगर आप किसी को माल बेच रहे हैं तो आप उसको सेल बिल दीजिएगा या पेमेंट वाउचर दे दीजिएगा? सेल बिल दीजिए यानी सेल का वाउचर दीजिएगा। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन का नेचर अलग अलग है, इसीलिए हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग वाउचर्स दिया गया, जो इस तरह का वाउचर्स था, जो कि आप देख रहे बोर्ड पे 8 अकाउंटिंग वाउचर्स थे। अब सवाल ये उठता है सर कि इसको सर 3 भाग में आपने क्यों बांटा है? पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। वो नहीं कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे कि 3 भाग में बांटने का कारण समझिए क्यों। आज इसके कारणों को समझ जाएंगे। टैली में 2 तरह का एक शॉर्टकट दिया गया है, जिसको बोलते हैं F11। इसको कहते हैं फीचर्स। क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं F12। इसको बोलते हैं अब समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। आप लोगों को पता है इसमें क्या फर्क है? क्या पता है बताइए? फीचर्स, अगर हम चेंजेस का फीचर्स में अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो पूरे टैली सॉफ्टवेयर में चेंजेस होगा, और F12 में करेंगे तो किसी पर्टिकुलर वाउचर में चेंजेस होगा। पता है कल हमारे पास एक स्टूडेंट है सर, मुझे सर फीचर्स में अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो आपने बोला था पूरे टैली पे चेंज होता है।
सर पूरे टैली पे बदला सर तो कंपनी में नहीं बदलेगा। तो सर टैली एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते हैं, तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं इफेक्ट करेगा ये। तो मैंने बोला पूरा टैली, तो टैली पे ढूंढा कहां कहां इफेक्ट किया। सर टैली पे जो कंपनी है उसी पे नहीं इफेक्ट करेगा। तो अगर गलती से ये बात हम स्टूडेंट्स को बोल दिया ना कि पूरे टैली पे इफेक्ट करेगा, तो पहले तो F11 दबाया, जैसे टैली खुला उसके बाद ढूंढा कि कहां कहां इफेक्ट हुआ। ऐसा नहीं होता है, मतलब टैली में जो कंपनी बनी हुई है उस पे ये इफेक्ट करेगा ना। तो फीचर्स उसको कहते हैं जहां पर अगर किसी भी ऑप्शंस को अगर आप यस या नो करते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे टैली पे एप्लीकेबल होता है। पूरे टैली मतलब पूरे भी कंपनी पे। क्लियर है बात? अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन उसको कहते हैं जहां पर अगर किसी भी ऑप्शंस को आप यस या नो करते हैं तो ये इफेक्ट खुले हुए उसी वक्त उसी पेज पे एप्लीकेबल होगा। इस वक्त जिस पेज पे आपने कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया, ये यस और नो उसी पेज पर ही काम करेगा, पूरी टैली पे काम नहीं करेगा। ये डिफरेंसेस है दोनों में। हर जगह का कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट की एक ही है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में जो भी ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टैली में। तो अब यहाँ पे चीजों को देखेंगे कि सर इन लोगों को जोड़कर मैंने बनाया कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स, कॉन्ट्रा पर आधारित कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि टैली प्राइम ये कहता है कि अगर हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में किसी एंट्री को पास आउट कर रहे हैं, इस जगह पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट की प्रेस किया, क्या प्रेस किया? कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट की प्रेस किया, और यहां पर जाने के बाद अगर मैंने किसी ऑप्शन को यस कर दिया, कहां जाकर आपने किसमें यस किया है? लेकिन सर हम आपको बता दें कि वो यस पेमेंट पे भी हो जाएगा और रिसीट पे भी। ऐसा होने का कारण क्योंकि टैली ने तीनों को जोड़कर एक नाम दिया था कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स। यानी कि अगर चेंजेस आप कॉन्ट्रा पे करते हैं, कॉन्ट्रा पे किस में? कॉन्फ़िगरेशन में। अगर कॉन्ट्रा की कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो ये इफेक्ट आपके पेमेंट में भी चला जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर किसी चीज को नो किया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नो। बस एक छोटा सा कारण, बाकी कोई कारण नहीं है। सेम चीज हम यहाँ आ जाते हैं, इन सबको जोड़कर बना गया सेल्स बेस्ड वाउचर्स। अब सेल्स बेस्ड वाउचर्स कितने होते हैं? 4। देखिए जब जब हम कॉन्ट्रा बेस्ड बोलेंगे ना तो तीनों वाउचर्स के बारे में बताइएगा, जब जब सेल बेस्ड बोलेंगे तो 4 वाउचर्स के बारे में बताएंगे, तो 4 वाउचर्स को जोड़ कर ही बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है, हर राज्य की सरकार कभी भी परचेज को परचेज नहीं मानते, वो उसको भी क्या मान करते हैं? सेल। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है ना वो सेल के बिहाफ में मिलता है। जब हम सेल करते हैं तो कस्टमर से टैक्स वसूलते हैं, और वही टैक्स हम किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। हम इसको डीपली पढ़ेंगे, जीएसटी जब पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट कभी भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है? आपका सेल जितना ज्यादा होगा टैक्स आप उतना ज्यादा रिकवर करेंगे, और जितना ज्यादा आप टैक्स रिकवर करेंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जितना ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाएगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट आपके स्टेट, आपके सेंट्रल के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि आपके स्टेट को वो कैसे डेवलप करेगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है, कमाई का एक ही जरिया है, रेवेन्यू का एक ही मोड है, वो है क्या? टैक्स। इसीलिए कहा जाता है ईमानदारी से आप टैक्स दीजिए तो हम आपके स्टेट को डेवलप करेंगे, बेईमानी से दीजिएगा डेवलप नहीं करेंगे। और टैक्स की बातें हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, जीएसटी में पढ़ेंगे तो अभी नहीं, तो जीएसटी में बहुत टाइम बाकी है।
तो जब जीएसटी में चलेंगे तो टैक्स को हम डीपली पढ़ेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सुना है पक्का? कभी सुना है परचेज टैक्स डिपार्टमेंट? बोलने में देखो अटपटा लग रहा है कि नहीं? बोल के देखे तो परचेज टैक्स डिपार्टमेंट अटपटा लग रहा है कि नहीं? जैसे अगर हम कहें कि आफ्ताब कुमार, तो बस अटपटा लगा होगा। आफ्ताब कुमार नहीं समझ। प्रकाश आलम अच्छा नहीं लग रहा है सर। प्रकाश मेहरा अच्छा लग रहा है, प्रकाश मेहता अच्छा लग रहा है, प्रकाश वर्मा अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी चीजों को बोल के भी पता किया जा सकता है कि सर टाइटल अच्छा नहीं लग रहा है। सेम उसी तरह से सेल टैक्स डिपार्टमेंट सुना होगा, लेकिन परचेज टैक्स डिपार्टमेंट नहीं सुना होगा। खैर, तो हम वो बताना नहीं चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि जब इन चारों को जोड़कर बनाया गया सेल बेस्ड वाउचर्स, तो यहाँ पे भी मान लो सेल्स के वाउचर्स में अगर आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में किसी चीज को यस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी चीज को यस कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट आपके परचेज में भी पड़ेगा, डेबिट नोट में भी पड़ेगा और क्रेडिट नोट में भी पड़ेगा। ये जरूरी चीज है। क्लियर है बात? बाद में ये चीजें हो गई। अब अलग अलग वाउचर्स दिया गया था अलग अलग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और जब कोई भी ट्रांजेक्शन समझ में ना आए तो उसके लिए एक वाउचर्स दे दिया गया, क्या? जनरल वाउचर्स। जब ट्रांजेक्शन का नेचर ना पता चल पाए कि ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब मेरे को ये चीज कहीं से भी पल्ले नहीं भर रहा है। एक जगह पे है राम अकाउंट डेबिट और दूसरी जगह पे है श्याम अकाउंट क्रेडिट। मेरे को समझ ही नहीं क्या हो क्या रहा है। जब चीजें समझ में ना आए तो उसको उठाकर किस वाउचर्स में रिकॉर्ड कर दीजिए? जनरल वाउचर्स। क्लियर ये बात? तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन के लिए जिन जिन वाउचर्स की जरूरत होती है, मैंने वो वाउचर्स के बारे में बताया कि ये वाउचर्स है। अब इसमें हम डीपली पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हम लोग आज सबसे पहला वाउचर जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा वाउचर्स पढ़ने वाले हैं? कॉन्ट्रा वाउचर्स। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर ये कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या है, बिल्कुल नया टाइप का दिख रहा है। पेमेंट का मतलब तो समझ में आता है, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो पेमेंट वाउचर्स में एंट्री मारेंगे, जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो रिसीव वाउचर्स में एंट्री मारेंगे। और ये कॉन्ट्रा क्या है? तो कॉन्ट्रा वाउचर्स के बारे में हम आपको बता दें कि सर कॉन्ट्रा वाउचर्स में हम वैसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस का पैसा उसी के बिजनेस में रोटेट होता रहे। क्या होता रहे? रोटेट होता रहे। इट मीन्स टू से बिजनेस का पैसा कभी भी बिजनेस के बाहर ना जाए, कभी भी बिजनेस के बाहर पैसा नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना पैसा, अगर मेरे पास कैश था, अपना पैसा मैंने अपने ही बैंक में डिपॉजिट करवाया। क्या करवाया? डिपॉजिट करवाया। तो अकॉर्डिंग टू नियम हम ये सोचेंगे कि जब पैसा हम जमा करवा रहे हैं तो हमारे पास से पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। तो पैसा ऑलवेज क्रेडिट में होगा। तो फिर डेबिट में आपके पास क्या आ रहा है? वेरी गुड, बैंक का नाम आ रहा है। आप बैंक में डिपॉजिट करवा नहीं जाते हैं, आप पैसा देते हैं, बदले में आपको एक चुट देता है, स्लिप जिसको बोलते हैं। वो किस बैंक का रहता है? उस बैंक का नाम होता है। यानी कि आपके पास क्या आ रहा है? बैंक का नाम। मान लो हम इस बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आपके पास तो यही बैंक आ रहा है ना, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपके पास से जा क्या रहा है? कैश। ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज देखने वाली है कि सर कैश का जो ग्रुपिंग होता है वो है करेंट, एसेट्स का सब ग्रुप है ये, और बैंक, ये बैंक भी करेंट एसेट्स का क्या है? सब ग्रुप है ना। तो भैया आपका पैसा आपके पास कैश के फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में? बैंक के फॉर्म में। ये पैसा आपका था, यहाँ बैंक में जो पैसा वो किसका है? क्या आपने किसी को दे दिया? क्या आपके पास कहीं से पैसा आया? नहीं, मतलब अपने ही पैसे को इस पैकेट से निकाल कर इस पैकेट में रख दिया।
इस पैकेट में, मैंने किसी को दिया तो नहीं। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रा वाउचर्स में वैसे ट्रांजेक्शन की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं जहां पर बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही रोटेट होता रहे, बाहर ना जाए, या किसी भी थर्ड पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए। देखिए तो ये पैसा हमारे यहाँ से जाकर कहाँ चला गया, बैंक में। ये पैसा मेरा ही है ना जी, मैंने किसी को तो दिया नहीं, तो ये मेरे ही बिजनेस में क्या हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। दूसरा, अगर मैं अपने पैसे को अब अपने बैंक से निकालना चाह रहा हूँ तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसा आता है तो कैश कितना लेंगे, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये कहां से आ रहा है पहले ये सोचेंगे, अगर ऑर्डर पार्टी से आ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, लेकिन अगर हम अपने ही बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, टू HDFC बैंक क्रेडिट। ध्यान दीजिए, ये जो पैसा हम निकाल रहे हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं, इस बैंक में भी जो पैसा है वो मेरा ही था, कैश में जो पैसा है वो मेरा ही था, तो क्या कहीं बाहर से पैसा आ रहा है क्या, नहीं ना, मेरे ही एक अकाउंट, मेरे ही पैसे को मैंने अपने ही बैंक से कैश में कन्वर्ट करवा दिया, तो ये पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है क्या, नहीं, ये भी समझ में आ रहा है। दूसरा, तीसरा, मान लो मेरा दो बैंक अकाउंट, एक HDFC बैंक और एक SBI बैंक। अब मैंने क्या किया कि मेरे को अब आगे का ट्रांजेक्शन SBI से करना है, उसमें पैसा था नहीं, बट HDFC में पैसा मेरा था, तो मैंने क्या किया, अपने HDFC से पैसे को ट्रांसफर कहाँ कर दिया, SBI में, यानी कि अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI। तो हम अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे कि पैसा आ रहा है SBI में या जा रहा है, SBI में आ रहा है। हाँ, तो SBI कितना लिखेंगे, डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू नियम, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, SBI, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, HDFC, तो क्या लिखेंगे, SBI अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक क्रेडिट। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी देखिए ये बैंक अकाउंट किसका था, ये बैंक अकाउंट किसका है, या आप अपने पे भी सोचेगा दोनों बैंक अकाउंट किसका है, आप ही का है, तो क्या आपने किसी को पैसा दे दिया या आपको किसी ने पैसा दिया, आपने अपने ही बैंक अकाउंट से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। भाई दोनों जगह में पैसा किसका है, आप ही का है ना, किसी को दिया तो नहीं है, या आपको किसी ने तो नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए पैसा आपके बिजनेस में ही रोटेट हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक और एंट्री होता है जहां पर हम अपने कैश को कन्वर्ट करते हैं पेटी कैश में, ट्रांसफर करते हैं जिसको, तो मान लो कैश के पैसे को उठा के हम पेटी कैश में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, फिर वहां पे नियम वही होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला कौन, पेटी कैश, देने वाला कौन, यहाँ पर भी देखिए पेटी कैश भी कैश का एक फॉर्म था और कैश भी कैश का एक फॉर्म है, तो दोनों जगह पे इसमें कैश का छोटा रो, ये भी कैश, तो भाई दोनों तो आप ही का कैश है, आपने कहा किसी को पैसा दिया, तो मतलब अगर इस चार तरह की एंट्रीज को कहा जाएगा, इन सारे एंट्रीज को हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर्स में वैसे वाउचर्स की एंट्री को किया जाता है जहां पर कंपनी का पैसा कंपनी में ही क्या होता है, रोटेट होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। यानी सीधे सीधे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एंट्री हो कैश टू बैंक, अगर एंट्री हो बैंक टू कैश, अगर एंट्री हो बैंक टू बैंक, अगर एंट्री हो कैश टू कैश, कैश टू पेटी कैश नहीं लिखा है, कैश टू कैश लिखा। अब किसी से बोलिए कैश टू कैश कैसे, तो बोलेगा नहीं होता, तो आप पहले बोलिए क्यों नहीं होता है, जब बोलेगा नहीं होता तो फिर आप उसको समझेंगे कैसे, ठीक है। तो इन चार तरह की एंट्री को कभी भी अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स में। ये क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अब बात समझने वाली बात है
कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स, मैंने क्या बोला, मतलब तीनों वाउचर्स की बातें हो रही है। कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स में ऑलवेज दो मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? दो। एक को कहते हैं सिंगल एंट्री मोड और दूसरे को कहते हैं डबल एंट्री मोड। यानी कि कहा जाए तो देयर आर टू मोड्स इन कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर। यानी कि कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीव तीनों में कितना मोड होगा? दो। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बार बार कहा था आपको, कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर जब जब बोलेंगे तब तब तीनों वाउचर की बातें होंगी। दो मोड। पहले मोड को कहा जाता है सिंगल एंट्री मोड और दूसरे मोड को कहा जाता है डबल एंट्री मोड। ठीक है। टैली प्राइम में मोड चेंज करने का शॉर्टकट की बदला है। टैली ERP9 में मोड चेंज करने का शॉर्टकट की कुछ और था, कंट्रोल भी था वहां पे। ठीक। अब क्योंकि टैली प्राइम इन टैली प्राइम टू चेंज मोड कंट्रोल प्लस H क्या है? कंट्रोल प्लस H से क्या मोड होगा? क्या चेंज होगा? मोड चेंज होगा। कंट्रोल H की जगह अगर सिंगल एंट्री है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और अगर डबल से सिंगल में आना तो भी क्या? ऐसा नहीं, क्या अलग है। सिंगल से डबल में जाने के लिए कंट्रोल H, डबल से सिंगल में आने के लिए कंट्रोल प्लस H। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं कि सर ये जो सिंगल एंट्री मोड होता है और डबल एंट्री मोड होता है, ये होता कैसा है? इस चीज को ध्यान रखिएगा सर। डबल एंट्री मोड में लेजर हमेशा DR और CR के फॉर्मेट में होगा। किसके फॉर्मेट में होगा? किस मोड में? तो अब जरा बताइए ये सब किस मोड में एंट्री है? कैसे पता चला? क्योंकि DR और CR लिख रहा है। ये जितने भी एंट्रीज मैंने किया, 4 एंट्रीज, ये किस मोड में मैंने किया है? डबल एंट्री मोड में, जहां पे दोनों लेजर या दोनों भी छोड़ दीजिए, कोई एक भी लेजर किसमें दिखेगा? DR या CR में दिखेगा, उसको कहते हैं डबल एंट्री मोड। तो सिंगल एंट्री मोड क्या है भाई? सिंगल एंट्री मोड में कोई भी लेजर DR और CR के फॉर्म में नहीं दिखेगा। ध्यान दिया सर आपने? बात ध्यान दिया इस बात को? नहीं, सिंगल एंट्री में तो आप नहीं करते हैं सर, आपसे करवाइएगा। अब तो आप धरले से करवाइएगा। ठीक है। तो सिंगल एंट्री मोड में कभी भी लेजर हमारे DR और CR के फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? फोटो लीजिए बस। मान लीजिए ये वाउचर था जिसका नाम था कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है। ये भी आपका वाउचर ही था जिसका नाम था कॉन्ट्रा वाउचर। सिमुलेटर दोनों का है बना दिया, एक ही तो काम चल ही रहा था। अब ये हमें ये बताइए आप इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? क्या कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है दोनों फिगर में? थोड़ा सा एक तिरछा है, वो थोड़ा सीधा, ऐसा कुछ? पक्का सोच लीजिएगा। ऐसे नहीं थोड़ा सा तिरछा हो गया, ऐसा कुछ? इधर वाला है। हाँ, मेरे को पता था ऐसा बोलिएगा। हाँ सर, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो जरा से इसको ऐसे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? वही थोड़ा सा ज्यादा निकल गया सर। ऐसा कुछ नहीं, दोनों फिगर में कोई फर्क नहीं है। मेरा स्केच से तिरछा हो गया, दोनों फिगर सेम है। अब डिफरेंस होगा। अब अगर इसमें से बात की जाए तो दोनों अलग अलग, दोनों एक ही वाउचर है लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है।
एक सिंगल एंट्री मोड वाले और एक डबल एंट्री मोड वाले। अब बताइए, आपको फिगर में डिफरेंस तो दिखा क्या? अभी भी नहीं दिखा? हाँ एक और आपको कंफर्म है कि फिगर डिफरेंस है? इसमें लाइन इसमें लाइन नहीं। आप कह सकते सर दोनों फिगर अलग अलग हैं, उस वक्त नहीं कह सकते थे। अब आप हमें ये बताइए कैजुअली कि इसमें से कौन से ऐसे फिगर है जो सिंगल एंट्री मोड वाले हैं और कौन ऐसे फिगर है जो डबल एंट्री मोड वाले हैं? मतलब एक अनुमान, क्योंकि पता तो है नहीं। फर्स्ट वाला हो जाएगा सिंगल एंट्री और सेकंड वाला डबल एंट्री। अच्छा आप बताइए, उनको मैंने सही नहीं कहा पहले चीज। डबल एंट्री, ये डबल एंट्री और ये सिंगल एंट्री। सर बता सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस में अच्छा चलिए, ये तो नहीं लिखा, ऐसे एक अनुमान लगा के, ठीक है वो तो हमको भी पता नहीं लगा, लेकिन अनुमान अगर लगा जाए तो देखो ना, तुक्का मारते सर, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक होगा। दोनों से कोई नहीं है सर। ऐसे देखिए, ये आपका कहलाता है सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड का फिगर है, और ये है आपका डबल एंट्री मोड। ये डबल एंट्री ठीक बताया था आपने, कहीं देखा था क्या? नहीं, जैसे आप बता रहे ना दो टाइप से, तो यानी दो बॉक्स है, तो पहले स्टार्टिंग में सिंगल रहता है, फिर उसका डबल एंट्री मोड। ऐसा तो नहीं, अगर फिगर ही वाला पहले बना देते तब वो ठीक है, लेकिन ऐसे मेन तो मोड तो ही है ना। ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री मोड का फॉर्मेट है और ये डबल एंट्री मोड का। आपको पता है सर, डबल एंट्री मोड में हमेशा डी और सीआर के फॉर्मेट में लेजर दिखता है। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया था कैश अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट, ये ना कोई दिक्कत? तो ये ऑलवेज बस उसको उठा के रख देना था, उसको उठा के क्या कर देना था। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लेजर डी और सीआर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो बढ़िया है, डबल एंट्री मोड है। लेकिन ये कौन सा मोड है? सिंगल एंट्री मोड। अब देखिए, एंट्री चाहे सिंगल एंट्री में करो या डबल एंट्री में, लेजर तो दो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन सर सिंगल एंट्री मोड में कभी भी डी और सीआर नहीं दिखता है। तो अब इसमें से मेरे को एक लेजर लाइन के ऊपर रखना है और दूसरा लेजर लाइन के नीचे। दो लेजर तो डालेंगे ना, इसी एंट्री को मेरे को अब इसमें कन्वर्ट करना है, सिंगल एंट्री में। तो याद रखिएगा, कुछ हम अभी फॉर्मूला दिखा देंगे आपको। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऊपर कैश और नीचे बैंक एचडीएफसी बैंक। तो बोलिए सर फायदा क्या? वही तो उतार दिया आपने, ऐसा बोलिए ना सर, फायदा क्या? सेम सेम चीज को देखिए, ऊपर भी क्या करें, यहाँ ऊपर क्या करें। अब एक चीज करते हैं, मान लो आप राम को पेमेंट दे रहे हो, तो राम अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक, ठीक है, क्रेडिट। अब इस एंट्री को डबल में करें तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? अभी वाउचर चेंज, अभी कौन सा वाउचर हो जाएगा? पेमेंट। पेमेंट एंट्री यहाँ लिख सकते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। अब इसको मेरे को कहाँ कन्वर्ट करना है? सिंगल। मान लो ये हो गया F5 वाउचर चेंज, हम अलग से नहीं बना रहे, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में अब ऊपर लिख दिया एचडीएफसी बैंक और नीचे लिख दिया राम। अब ये सब उल्टा कर रहे हैं आप, यहाँ पे तो बोला कैश ऊपर तो कैश ऊपर, बैंक नीचे तो बैंक नीचे। यहाँ पे सर बैंक नीचे था तो ऊपर क्या लिख दिया, ऐसा बोलेंगे ना सर। ये नियम है, टैली में सिंगल एंट्री मोड का कुछ नियम है और डबल एंट्री मोड का कुछ नियम है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रा और रिसीव दोनों वाउचर्स में सिंगल एंट्री मोड में, किस मोड में? सिंगल एंट्री। ऊपर हमेशा दिया यानी कि डेबिट वाला लेजर होता है। क्लियर हो गया बात? अब किसमें? सिंगल एंट्री पेमेंट और ये कॉन्ट्रा और रिसीव। तो कॉन्ट्रा पेज वाउचर्स कितने थे? 3। तो बचा कौन? पेमेंट, यानी कि F5 बचा। F5 में क्या होगा? पेमेंट वाउचर पेमेंट वाउचर्स में सिंगल एंट्री मोड में ऊपर हमेशा कौन सा लेजर रहेगा? क्रेडिट।
क्रेडिट वाला लेजर होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। वाउचर कौन सा था? पेमेंट। पेमेंट के ऊपर कौन सा लेजर? सीआर वाला। सीआर में क्या था? बैंक। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर यानी कॉन्ट्रा वाउचर्स खत्म होता है।